Okay guys, hi guys. So we are starting with colonial administration. हम लोगों ने पिछला वाला तो खत्म कर दिया था कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. सो अब हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया तो फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म किया था. और देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इंडिया में एज ए ट्रेडर एंटर किया, राइट. वो जो है व्यापारी के तौर पर इंडिया एंटर किए थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है दे एक्वायर्ड न्यू टेरिटरीज, राइट. दे एक्वायर्ड न्यू टेरिटरीज और साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो बड़ी तगड़ी जो है उन्होंने एक पकड़ बना ली. तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था. वी विल बी लुकिंग एट दिस. ओके, so I mean the main learning outcomes of this chapter are going to be the administrative structure of colonial India, then the various acts and charters passed by the British. After that, about the organization of the Indian civil services, army, police and judiciary, and then how the British excluded Indians from higher posts in the civil services. तो इन सभी पहलुओं को हम जो है टच करने वाले हैं. अब इंडिया में जो इंडिया का जो कंकेस्ट है, इंडिया पर जो जीत है ब्रिटिशर्स की, वो 1856 तक में कंप्लीट हो चुकी थी. ओके, 1857 में जो क्रांति हुई उससे पहले जो है इंडिया के ऊपर इनका ग्रिप जो है वो पूरी तरह से बन चुका था. देयर मेन इंटेंशन वाज ओनली प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, उनका पहला मेन जो इंटेंशन था वो था पैसा कमाना था. पीपल्स वेलफेयर इन इंडिया वाज नेवर देयर कंसर्न. लोगों की भलाई जो है इंडिया में, इंडिया वाले लोगों की भलाई वो कभी उनकी चिंता नहीं थी, ये कभी उनका जो है मुद्दा नहीं था. द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड वेरियस एक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू रेगुलेट द अथॉरिटी ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसने बहुत सारे एक्ट्स समय समय पर पास किए, ठीक है, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अथॉरिटी को रेगुलेट किया जाए, उनकी अथॉरिटी को जो है मैनेज किया जाए. तो सबसे पहले हम देखते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. 1773 ये बिल्कुल अर्लियर फेज वाला ही हो गया पार्ट, तो उससे जुड़ा हुआ ये एक्ट है. To regulate and control the affairs of the East India Company, the British Parliament enacted the Regulating Act of 1773. ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, उनके मामलों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया. अब इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या क्या थे? वेल, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल. बंगाल का जो गवर्नर था उसको जो है अब गवर्नर जनरल का ओहदा दे दिया गया. द गवर्नर जनरल वाज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स. गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए जो है 4 सदस्यों की, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल थी, ठीक है, एंड हैड टू एक्सेप्ट द डिसीजंस टेकन बाय द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. और गवर्नर जो था उसको जो है क्या करना था, उसको मेजोरिटी, जो काउंसिल मेंबर्स जो होंगे उनका जो मेजोरिटी वोट होगा, जो उनका मेजोरिटी ओपिनियन होगा, ठीक है, मतलब 4 है तो 4 में से 3 ने जो बोल दिया वो उसको करना पड़ेगा. ओके, हाँ. A Supreme Court was set up in Calcutta for the administration of justice. आप लोगों को याद होगा कि लाइक काफी बाद में आके जो है दिल्ली, आई गेस 1911 1913 में जो है दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ पावर बनता है. उससे पहले कैलकाटा ही जो है वो सेंटर ऑफ पावर था ब्रिटिश, कह सकते हो मास्टर्स का, ब्रिटिश रूलर्स का इंडिया में. तो कैलकाटा में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जस्टिस, न्याय व्यवस्था के लिए. द रेगुलेटिंग एक्ट हाउएवर failed to regulate the activities of the East India Company. Okay, रेगुलेटिंग एक्ट जो लेकिन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में जो है, नियंत्रित करने में फेल हो गया. एज बिकॉज क्यों? क्योंकि जो पावर्स जो थे, द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली. क्योंकि गवर्नर जनरल का क्या पावर है और काउंसिल का क्या पावर है ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था, और उस वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो फेल कर गया. फिर उसके बाद जो है दूसरा एक्ट पास होता है, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ये जितने भी एक्ट हैं इनका आपको जो है एक लिस्ट जरूर बना लेना चाहिए और इनके मेन प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए जनरल आइडिया के तौर पर. तो अब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसकी कमियों को दूर करने के लिए, टू रेक्टिफाई द सम शॉर्टकमिंग्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, the Pitt's India Act was passed in the year 1784.
ओके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के शॉर्ट कमिंग्स को जो है पूरा करने के लिए, सही करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया 1784 में। द प्रोविजंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट इंक्लूडेड दीज। तो पिट्स इंडिया एक्ट के जो प्रोविजंस थे उसमें ये सब शामिल थे। A board of control comprising of 6 cabinet members was formed to enhance control over the East India Company's government in India. तो एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें कि 6 कैबिनेट मेंबर होने वाले थे वो फॉर्म किया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नमेंट है इंडिया में इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो बढ़ाया जा सके। Now, the board of control, जो board of control बनाया गया, the board of control comprised of the secretary of finance, secretary of state for India, and 4 privy councillors of state for India. तो जो बोर्ड बना था ये 6 मिनिस्टर्स का, जो 6 कैबिनेट मेंबर्स का जो बोर्ड बनाया गया था, इसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस शामिल थे, इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया के मामलों के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो शामिल थे, और इसके अलावा जो है स्टेट फॉर इंडिया जो था, ठीक है ना, 4 प्रिवी काउंसिलर्स जो थे उनको भी चुना गया था इंडिया के लिए। बोर्ड जो था उसको पावर था अपॉइंट करने का गवर्नर जनरल को। तो बोर्ड अब बोर्ड जो है वो अपॉइंट करती गवर्नर जनरल को, सीधा कंपनी नहीं करती। एंड द गवर्नर जनरल हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रीटी और डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट नेटिव किंग्स। और गवर्नर जनरल को जो है बोर्ड से परमिशन लेना होता किसी भी नई संधि करने से पहले या फिर कोई नया युद्ध डिक्लेयर करने से पहले नेटिव जो यहाँ के लोकल राजा थे उनके अगेंस्ट। Although the new act did not interfere with the business aspect of the company, it did create a system of check and balance in the country which continued till 1858. अब ये नया एक्ट जो था इसने कंपनी के बिजनेस वाले मसले में तो कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन इसने जो है चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि 1858 तक रहा। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास जो है 100% पावर नहीं रहना चाहिए, कंपनी जो है वो बिल्कुल बेलगाम होके ना काम कर सके। यही हो गया आपका चेक एंड बैलेंस की, भाई बहुत तेजी में उछल रहा है, रुक जा थोड़ा सा, चेक करो, बैलेंस करो, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम लगाया गया। देन द नेक्स्ट कम्स चार्टर एक्ट एंड वेल लेट्स लुक एट दैट एज वेल। तो 1813 में चार्टर एक्ट जो था दैट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, 1830 का जो चार्टर एक्ट था उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया इंडिया में, एंड थ्रू ओपन इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। और इंडिया से व्यापार जो है उसके लिए सब जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे सबके लिए रास्ता खोल दिया। द एक्ट क्लियरली अपहेल्ड द क्वींस सॉवरेनिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इस कानून के तहत जो है कह सकते हो कि ये स्थापित किया गया, ये बिल्कुल स्थापित कर दिया गया कि जो इंग्लैंड की महारानी जो है उनकी संप्रभुता है उन सभी क्षेत्रों पर, उनका पावर है उन सभी क्षेत्रों पर जो कि कंपनी ने कब्जा कर रखा है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन टी ट्रेड विद इंडिया एंड जनरल ट्रेड विद चाइना। 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट पास किया गया, इसने जो है चाय की व्यापार पर जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया और साथ ही साथ चाइना के साथ जो जनरल व्यापार था उसको भी खत्म कर दिया। उसके मोनोपोली को खत्म कर दिया। मोनोपोली मतलब जहां पर कि पूरे बिजनेस पर एक ही पावर का, एक ही कंपनी का, एक ही बिजनेस का जो है दबदबा हो, ठीक है। द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। ओके, जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ये अब सीधा जो है गवर्नर जनरल के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। So well, that is it for today's class. In the next one, we are going to look at pillars of British administration. Okay, but until then, just like go through it. इन सभी acts को जो है आप carefully पढ़ लीजिएगा. Try preparing like a chart or table in your book, a notebook, जिसमें कि आप जो है इन सभी acts के जो special provisions हैं, इनके जो special effects थे, उनको जो है आप note down कर लेंगे. Okay, thanks, bye bye.